नमस्कार साथियों, मैं राम गोपाल कुमार फिर से स्वागत करता हूं आपके इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में सॉइल साइंस के रिलेटेड जो फर्टिलाइजर है उनके बारे में पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट फर्टिलाइजर, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, उनका कंपोजिशन क्या होता है, उनके बारे में अपन स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज के जो फर्टिलाइजर है जिसके लेक्चर में हम पढ़ेंगे यूरिया। देखो इन सब के बारे में लगभग सारी चीजें अपन ने पहले पढ़ ली, अब कुछ ज्यादा नहीं बचा है। कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको वापस रिवाइज हो जाएगी और वो याद रखनी है। सबसे पहले यूरिया नाइट्रोजन का सबसे इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर इंडिया में कौन सा है? वो यूरिया नाइट्रोजन का इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर। कितने परसेंट? लगभग 80% नाइट्रोजन की जो सप्लाई है वो कौन करता है? यूरिया करता है। इसके बाद में व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, किस फॉर्म में होता है? प्रिलेट के रूप में। साइज कितनी होती है? 2 से 4 mm। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें वाटर सोल्यूबल होता है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें तो इसकी CRH वैल्यू CRH 72 होती है। इसके बाद में इसकी इक्विवेलेंट एसिडिटी की बात करें तो 80 to 84 होती है। ठीक है, ये इसमें याद रखने चीज है। और इसके बाद में हम बात करें, अगला आता है कि इसके केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में इसका नाइट्रोजन कंटेंट, सबसे पहले इसका फॉर्मूला याद रखना क्या है? NH2CO NH2। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। नाइट्रोजन कंटेंट कितना होता है? 46%। ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में आएगा। इसके बाद में इसका रेजिड्यूल इफेक्ट क्या होता है? एसिडिक इफेक्ट होता है। ठीक है, और कितनी होती है? 80 होती है। अब इक्विवेलेंट एसिडिटी क्या होती है वो वापस एक बार देख लो। 100 किलोग्राम फर्टिलाइजर देने से जितनी एसिडिटी प्रोड्यूस हो रही है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने कैल्शियम कार्बोनेट की आवश्यकता होती है? उसे क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट एसिडिटी कहते हैं। इसके बाद में बायूरेट क्या होता है? जब यूरिया फॉर्मेशन करते हैं ना, जब टेम्परेचर कितना 132 से डिग्री से ज्यादा चला जाता है, 132 डिग्री से ज्यादा चला जाता है, तो दो यूरिया के दो मॉलिक्यूल NH2CO NH2 NH2CO NH2, उसमें से एक अमोनिया गैस बाहर निकल जाती है और पीछे क्या बन जाता है? NH2CO NH2 बन जाता है। ठीक है, तो अमोनिया गैस बाहर निकल जाती है, उसकी वजह से ये बन जाता है। ठीक है, तब जो बायूरेट बनता है उसे कहते हैं। और बायूरेट में कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए? यदि आप सोइल में एप्लीकेशन कर रहे हो तो 1.5 से कम, यदि आप फोलियर एप्लीकेशन कर रहे हो तो 0.5% इसकी कंसंट्रेशन होनी चाहिए। ठीक है, और कुछ सेंसिटिव क्रॉप्स होती है जैसे सिट्रस वगैरह, उसके लिए 0.25% होनी चाहिए, ये बायूरेट की कंसंट्रेशन होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें अगले इसके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी। अगला अपना है अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट के बारे में अपन देखते हैं कि अमोनियम सल्फेट क्या होता है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, उनके बारे में अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें अमोनियम सल्फेट किसका फर्टिलाइजर? नाइट्रोजन का। क्या क्या होती है? नाइट्रोजन और सल्फर होती है। ठीक है, इसके बाद में सेकेंड मोस्ट इंपोर्टेंट नाइट्रोजन फर्टिलाइजर इन इंडिया। कितना यूज होता है? लगभग 10 से 12% के समथिंग इसका यूज होता है। ठीक है, कैसा होता है? व्हाइट कलर का होता है या लाइट ब्राउन कलर का होता है। कैसा फॉर्म होता है? क्रिस्टल में होता है। ठीक है, वाटर सोल्यूबल होता है। ठीक है, लेकिन इसकी थोड़ी यूरिया के कंपेरिजन में ये इसकी सोल्युबिलिटी थोड़ी क्या होती है? कम होती है। ठीक है, इसके बाद में इसकी हाइग्रोस्कोपिक पॉइंट क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है, मतलब 82 होता है। यानी ये यूरिया तो 72% रिलेटिव ह्यूमिडिटी होने पर वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन ये जब 82 रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी तब जाके वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। मतलब इसकी जो वाटर को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी वो क्या अच्छी है कंपेयर टू यूरिया। यूरिया खुले एनवायरनमेंट में रखोगे तो जल्दी ढेले बना लेगा, लेकिन अमोनियम सल्फेट जल्दी ढेले नहीं बनाता है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं, अगला आता है, ये इसकी CRH वैल्यू यहाँ गलत लिखी हुई है, लगता है टाइपिंग मिस्टेक है, इसकी 82 होती है। ठीक है, ये याद रखना। इसके बाद में इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में इसका फॉर्मूला नहीं याद रखना, कोई दिक्कत नहीं है। हम बात करें इक्विवेलेंट एसिडिटी कितनी होती है? 110 होती है, ये याद रखना। और इसका लीचिंग लॉसेस बहुत ही कम होता है, कारण अमोनिया जाएगा, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव जाके बाउंड बढ़ा लेता है, तो इसकी जो लीचिंग है वो बहुत ही कम होगी। ठीक है,
अगला आता है अपना केन खाद, जिसे किस नाम से जाना जाता है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, या जिसे नाइट्रोलाइम, नाइट्रोलाइम, या जिसे नाइट्रो चाक के रूप में भी जाना जा सकता है, या न्यूट्रल फर्टिलाइजर के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, कैसा, लाइट ब्राउन कलर का होता है। बस इतना कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, बस याद रखना क्या होता है, बहुत ज्यादा हाइग्रोस्कोपिक होता है, ये याद रखना। कितनी होती है सीआरएच वैल्यू, 55 से 60, बस ये याद रखना, बाकी कुछ भी याद नहीं रखना। अब केमिकल प्रॉपर्टी में फॉर्मूला याद नहीं रखना, कोई नहीं पूछेगा आपको, बस याद रखना कि एक न्यूट्रल फर्टिलाइजर है। ठीक है, और अमोनिया द्वारा उत्पन्न होने वाली अम्लता को बेअसर कर देता कौन, इसमें जो चूना होता है या कैल्शियम होता है वो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। ये बात याद रखना कि इसकी एसिडिटी को कौन न्यूट्रलाइज करता है, तो कैल्शियम। इसके बाद में हम बात करें, नाइट्रोजन अमोनिया फॉर्म में भी होती है और नाइट्रेट फॉर्म में भी होती है। इसके बाद में अगला आता है डीएपी, ये तो अपना अमोनियम सल्फेट हो गया। इसके बाद में हम बात करें डीएपी, केन के बाद में कौन, डीएपी, डाई अमोनियम फोस्फेट। डीएपी किसका फर्टिलाइजर, फोस्फोरस का। फोस्फोरस का इंडिया में यदि कोई मेजर फर्टिलाइजर पूछे तो कौन सा है, डीएपी है। ठीक है, डीएपी फोस्फोरस की सबसे ज्यादा आपूर्ति करता है। ठीक है, इसके बाद में फिजिकल प्रॉपर्टी, हल्का ब्राउन कलर का होता है, आप सभी ने देख ही रखा होगा। ऐसा कोई बंदा एग्रीकल्चर का होता है या फार्मर होगा, फार्मर का जो बच्चा है वो ऐसा नहीं है जिसने डीएपी नहीं देखा, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, इसके बाद में इसके अंतर्गत जो सोल्यूबल अच्छा खासा होता है, वाटर सोल्यूबल, इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 70 से 75, एवरेज बात करें तो 77 होती है। ठीक है, इसके बाद में ये आसानी से हाइग्रोस्कोपिक नहीं होता, और क्योंकि ये 77 इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है तो आसानी से ये हाइग्रोस्कोपिक नहीं होता है, लंबे समय तक आप इसको स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इन सब के बारे में इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, बस 2 से 3 पॉइंट याद रखो, आपके लिए बहुत है। ठीक है, और अगला आता है कि इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, वो याद रखना कि ये कौन सा क्षारीय होता है या एल्कलाइन या एसिडिक होता है, वो याद रखना है आपको बस। अब बात करते हैं एसएसपी, क्या होता है एसएसपी के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले एसएसपी का ज्यादा याद नहीं रखना, एसएसपी का याद रखना। सबसे पहले पाउडर फॉर्म में आता है और दाने दोनों के रूप में आता है। ठीक है, कैसा होता है, ब्राउन कलर का होता है। इसके बाद में इसकी सीआरएच वैल्यू बहुत ही कम होती है। ठीक है, और इसके बाद में हम बात करें इसमें फास्फोरस कंटेंट कितना होता है, 16% होता है। सल्फर कितना होता है, 12% होता है। ठीक है, किस किस से मिलकर बना होता है, रॉक फोस्फेट प्लस H2SO4, ये याद रखना, बाकी कुछ भी नहीं। ये याद रखना कि इसका इफेक्ट कैसा है, न्यूट्रल। अब इसको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, यहां से इतना नहीं आएगा, बस आपको यही याद रखना। ठीक है, अगला आता है एमओपी। एमओपी में क्या याद रखना, एमओपी किसका है, पोटेशियम का। किससे, म्यूरेट ऑफ पोटास, फॉर्मूला KCl, इसे पोटेशियम क्लोराइड भी कहते हैं। क्या क्या होता है, पोटेशियम और क्लोराइड होता है। कितना यूज करते हैं, 99% इसी को यूज करते हैं, यानी पोटेशियम का मेजर फर्टिलाइजर यही होता है। ठीक है, ये लाल या व्हाइट कलर का होता है, अब डिपेंड करता है रेड कलर कब होगा, जब इसमें आयरन की क्या होगी, इंप्यूरिटीज होगी। व्हाइट कलर कब होगा, जब इसको जो साल्ट लेक होती है वहां से बनाते हैं, तब ये व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, इसकी सीआरएच वैल्यू याद रखो, कोई दिक्कत नहीं याद रखनी। सोल्युबिलिटी अच्छी होती है, ये याद रखना है, बाकी कुछ भी इसमें याद रखने की चीजें नहीं है। और केमिकल प्रॉपर्टी में KCl, K+ और Cl-। Cl क्या होती है, बहुत सारी क्रॉप के लिए हानिकारक होता है, इसलिए सभी क्रॉप में इसका यूज नहीं करते हैं, बस ये याद रखना है इसमें। अब इसका एक क्यूज रिवीजन, बस ये चीज याद रख लो, आपके 4 पेज है उनका समरी बस यही है, आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से आपका सारा काम हो जाएगा। यूरिया व्हाइट कलर का होता है, दानेदार, क्या साइज होती है, 2 से 4 mm। CRH 72, 80 से 84 होती है, सही, ये सही, यहाँ गलत टाइपिंग हो गई है। ठीक है, ये क्या होते हैं, वाटर में सोल्यूबल होता है, इक्विवेलेंट एसिडिटी 80 होता है। ठीक है, सॉरी, CRH वैल्यू 72 होती है इसकी, जबकि इक्विवेलेंट एसिडिटी क्या होती है, 80 होती है। ठीक है, इसके बाद में अमोनियम सल्फेट व्हाइट कलर का होता है, 79 इसकी CRH वैल्यू होती है, 79 से 81 होती है। ठीक है, और इक्विवेलेंट एसिडिटी कितनी होती है, 110 होती है। इसके बाद में हम बात करें केन, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, जिसे नाइट्रोलाइम या नाइट्रोचाइक के नाम से भी जाना जाता है, वाटर सोल्यूबल होता है, न्यूट्रल फर्टिलाइजर होता है। बस इन सब के कलर याद नहीं रखने हैं आपको,
बस ये याद रखना है। CRH वैल्यू कितनी होती है, क्या रिएक्शन होता है, बस ये याद रखना, ये वाले पॉइंट, बाकी कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, ये याद रख लो एक, बस ये याद रखोगे आपका काम हो जाएगा। और बाकी ये कलर कैसा होता है ये याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला आता है आपके प्रॉपर्टीज ऑफ सेकेंडरी फर्टिलाइजर। जो सेकेंडरी फर्टिलाइजर होते हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है उनके बारे में अपन देख लेते हैं। सेकेंडरी में कौन आते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। इन न्यूट्रिएंट के जो फर्टिलाइजर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सेकेंडरी फर्टिलाइजर के नाम से जाना जाता है। सबसे पहला आता है जिप्सम। जिप्सम में कैल्शियम कितना होता है और सल्फर कितनी होती है, तो 29 पॉइंट तो इसमें क्या होता है, कैल्शियम होता है और 18.6% क्या होती है, सल्फर होता है। फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.2H2O, ये याद रखना। जिप्सम का यूज किसके लिए क्या करते हैं, क्षारीय मृदा को सुधारने के लिए, क्षारीय मृदा को सुधारने के लिए किसका यूज करते हैं, जिप्सम का। बस ये पॉइंट याद रखना है आपको, ठीक है। इसके बाद में जिप्सम क्या होता है, वाटर सोल्यूबल होता है, बनाया जाता है, पाउडर फॉर्म में होता है, ठीक है। ये वाटर सोल्यूबल कम होता है, स्लाइटली सोल्यूबल कितना होता है, 2.6%, 2.6% के समथिंग इसकी सोल्यूबिलिटी होती है, ठीक है। 2.6 ग्राम तो कितना हो जाएगा, 0.26%, ठीक है। ये इसकी क्या होती है, सोल्यूबिलिटी होती है। इसके बाद में केमिकल प्रॉपर्टी अमेंडमेंट के लिए काम में लिया जाता है, कौन सी, क्षारीय या सोडिक मृदा के लिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, कैल्शियम होता है, कैल्शियम सल्फेट, ब्रेकडाउन किसमें होगा, कैल्शियम प्लस SO4-2। अब एल्कलाइन सॉइल में यहाँ कौन बैठा है, सोडियम, ये आया, कैल्शियम क्ले पे आ जाएगा, सोडियम को सोल सॉल्यूशन में ले जाएगा और यहाँ से SO4 क्या बनाएगा, सोडियम सल्फेट, ये क्या होता है, सोल्यूबल, तो क्या हो जाएगा, लीच, ठीक है। तो ये याद रखना इसमें। अगला हम बात करें, अगला फर्टिलाइजर है इप्सम साल्ट। बस इप्सम साल्ट में कुछ याद नहीं रखना, इसमें न्यूट्रिएंट कंटेंट कितना होता है वो याद रख लो बस, और कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। ये लिखा हुआ है कि इसमें न्यूट्रिएंट कंटेंट कितना होता है वो याद कर लो बस, और कुछ नहीं। मैग्नीशियम कितना होता है और सल्फर कितना होता है, मैग्नीशियम कितना होता है और सल्फर कितना होता है, बस ये याद रखना, बाकी इसमें से कुछ भी याद नहीं रखना है, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज में भी इससे कुछ नहीं देखना, इसका न्यूट्रल इफेक्ट होता है, ये याद रखना। बाकी इसमें इनका इतना डिटेल नहीं पढ़ना है। डिटेल में कौन सा है, यूरिया, DAP, SSP और अमोनियम सल्फेट, 4 फर्टिलाइजर डिटेल में पढ़ लो, बहुत है, बाकी इनको डिटेल में नहीं पढ़ना है, ठीक है। अगला आता है कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट क्या होता है, उनका फॉर्मूला याद कर लो, उसके बाद में उसमें न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन कितनी होती है वो याद करो, उसके अलावा इससे कुछ भी नहीं पढ़ना। कैल्शियम नाइट्रेट में इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद में इसकी सोल्युबिलिटी अच्छी खासी होती है, ये याद रख सकते हो। बाकी हाइग्रोस्कोपिक पॉइंट इसका कुछ नहीं पूछा जाता है, फिजिकल प्रॉपर्टी इसकी कुछ नहीं पूछी जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे। अगला आता है आपका एग्रीकल्चर लाइम। यहां से क्वेश्चन आता है कि एग्रीकल्चर लाइम जो होता है, एग्रीकल्चर लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट। इसमें न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन कितनी है, अभी JRF में पूछा गया क्वेश्चन, और इसमें न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन कितनी होती है, कैल्शियम की कंसंट्रेशन कितनी होती है, अभी JRF में पूछा था, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन डोलोमाइट। डोलोमाइट किस किस का सोर्स है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम का सोर्स है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करें डोलोमाइट में क्या होता है, 20% कैल्शियम और 12% मैग्नीशियम होता है, ये याद रखने की चीज है। बाकी इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं याद रखना, बस ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप ये पढ़ लो तो भी आपके पीछे वाले जो 5 पेज थे उन सारे का रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। जिप्सम फॉर्मूला बस ये रहा, कैल्शियम सल्फेट 2H2O, कितना होता है कैल्शियम 29%, सल्फर 18.6%, वाटर सोल्यूबल बहुत कम होता है, जबकि ये न्यूट्रल, इसका कोई एसिडिक या एल्कलाइन इफेक्ट नहीं होता है, और एल्कलाइन सॉइल में इसको सुधार के लिए काम में ले सकते हैं। अगला आता है मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट 7H2 आता है, कितना 10% मैग्नीशियम 12% सल्फर होता है, वाटर हाईली सोल्यूबल होता है, न्यूट्रल, और ऊपर से स्प्रे भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट नाइट्रेट फॉर्म में इसमें नाइट्रोजन पाई जाती है, कितनी होती है 15.5% नाइट्रोजन, 18% कैल्शियम होता है, और हाईली सोल्यूबल वगैरह होता है, और इनका इसमें यूज कर सकते हैं फल और सब्जियों में चमक के लिए, क्योंकि कैल्शियम जो होता है वो अच्छी खासी चमक दे देता है फलों में, ठीक है। इसके बाद में लाइम।
कैल्शियम कार्बोनेट, और ये वाटर में इनसोल्यूबल होता है, ठीक है। और पीएच को बढ़ाता है, क्यों? क्योंकि इसका यूज किसके लिए करते हैं? अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए। किसका यूज करते हैं? तो लाइम का। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है और बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो याद रखना अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए किसका यूज करेंगे? चूना। सारे मृदा को सुधारने के लिए जिप्सम का यूज करेंगे, ठीक है। ये उसी के बारे में। अगला आता है प्रॉपर्टी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट। कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट के जो फर्टिलाइजर होते हैं उनकी प्रॉपर्टी के बारे में देख लेते हैं। अब आजकल क्या है कि जो जो माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं उनकी कंसंट्रेशन प्लांट को क्या चाहिए? बहुत ही कम चाहिए। और यदि अपन सोइल में डालेंगे तो वो फर्टिलाइजर से रिलीज होंगे और लॉस हो जाएंगे। सेकंड, लॉस ज्यादा हो जाएगा। और माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या होते हैं? बहुत महंगे आते हैं, तो इसीलिए इनका क्या किया जाता है? कोटेड फॉर्म में दिया जाता है, चिलेट बनाकर दिया जाता है, जिससे इनकी सोल्युबिलिटी भी लंबे समय तक चलेगी और लंबे समय तक प्लांट की अवेलेबिलिटी को होगा। जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट में दो चीज याद रखनी है, जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट और हेप्टाहाइड्रेट, बस ये दो चीज याद रखने। तो हाथ 7, हेप्टा मतलब 7, 7 तेरी 21% क्या हो जाएगा? जिंक हो जाएगा, और इसमें 33% हो जाएगा। अकेला आएगा तो 33%, और 7 आया था तो 7 त्रिजा 21 याद रखना, ठीक है। बाकी ये याद रखना, बाकी ये कुछ याद नहीं रखने की चीजें, कुछ भी नहीं, यहां से कोई नहीं पूछेगा आपको, ठीक है। इसके बाद में हम बात करें कि जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट में 33% जिंक होता है और 15% सल्फर होती है। ये ब्राउन या व्हाइट कलर का होता है और पानी में भी क्या होता है? सोल्यूबल होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो जिंक सल्फेट सारी मिट्टी में जिंक है, तो एसिडिक सोइल में तो क्या होगी? इसकी अवेलेबिलिटी ज्यादा। यदि एल्कलाइन सोइल में गया तो वहां CO3 है, उसकी वजह से क्या बनेगा? जिंक कार्बोनेट, जो क्या होता है? इनसोल्यूबल कंपाउंड होता है, उसकी वजह से अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाती है, ठीक है। फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट क्या है? आयरन का एक अच्छा सोर्स है, नई पत्तियों के लिए भी आयरन चाहिए, और इसका फोलियर एप्लीकेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। फोलियर एप्लीकेशन भी इसका कर सकते हैं, ठीक है। ये था। और एक बात और याद रखनी कि मिट्टी में, इंडियन सोइल में जिंक की क्या है? बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी। यदि सबसे ज्यादा किसी माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है तो किसकी है? जिंक। जिंक की सबसे ज्यादा डेफिशिएंसी है माइक्रोन्यूट्रिएंट की, ठीक है। आपको एक क्विक समरी के रूप में बता देता हूं कि नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा डेफिशिएंसी, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की है, उसके बाद में फास्फोरस, उसके बाद में सल्फर, उसके बाद में जिंक, उसके बाद में बोरोन, ठीक है। ये सीक्वेंस है। यदि सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट की कमी पूछी जाए, नाइट्रोजन, सेकेंडरी सल्फर, माइक्रोन्यूट्रिएंट, जिंक, ये याद रखना। प्राइमरी नाइट्रोजन, सेकेंडरी सल्फर और माइक्रोन्यूट्रिएंट में जिंक की सबसे ज्यादा इंडियन सोइल में डेफिशिएंसी है, ठीक है। अगला आता है आपके बोरेक्स। बोरेक्स किसका सोर्स है? पहले तो बस ये याद रखना चाहिए कि कौन सा फर्टिलाइजर किसके लिए। तो बोरेक्स किसके लिए? बोरोन के लिए। कितना होता है बोरोन? 10.5% बोरोन पाया जाता है, बस ये याद रखो, उसके अलावा कुछ भी याद नहीं रखना। और बोरोन के काम क्या होते हैं? परागण के लिए, फलों को फटने से रोकने के लिए, और शुगर ट्रांसपोर्ट के लिए बोरोन का काम होता है, ठीक है। अब बताओ बोरोन की डेफिशिएंसी कहाँ पे होती है? ये आप कमेंट सेक्शन में लिखना कि बोरोन की डेफिशिएंसी प्लांट के किस पार्ट में देखी जाती है? लोअर लिप्स, अपर लिप्स, या टॉप पार्ट, या मिड में, कहाँ पे देखी जाती है? इसका एक बार जरूर आप कमेंट करना, ठीक है। इसके बाद में हम बात करें अगला आते हैं मैग्नीशियम के फर्टिलाइजर, ठीक है। मैग्नीज की, मैग्नीज में आता है MnSO4, मैग्नीज सल्फेट। मैग्नीज सल्फेट में नाइट्रोजन कंटेंट, सॉरी, मैग्नीज कितना होता है वो याद रखना, 31%, ठीक है, ये याद रखना। और 17% सल्फर होता, बाकी कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। किस कलर का होता कोई नहीं पूछेगा, क्या सोल्युबिलिटी है नहीं है कोई नहीं पूछेगा इसका, ठीक है। कॉपर सल्फेट, इसका जरूर पूछा जाता कलर। कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है? तो नीला तोता भी कहते हैं, और इसका कलर क्या होता है वो इसको पूछा जाता है कि ये चमकीले हरे नीले कलर का होता है, ठीक है। ये वाला कलर याद रखना है, इसका कलर से पूछा जाता है, क्योंकि इसे ब्लू विट्रोल भी कहा जाता है। क्वेश्चन आता है क्वेश्चन कि ब्लू विट्रोल कौन से फर्टिलाइजर को कहा जाता है? तो कॉपर सल्फेट के जो फर्टिलाइजर होता है उसे क्या कहते हैं? ब्लू विट्रोल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अच्छा, कॉपर सल्फेट का यूज किसके लिए करते हैं? फंजीसाइड में क्या बनाया जाता है? बोर्डेक्स मिक्सर में
और बोर्डेक्स मिश्रण सबसे किसने दिया था? पीएम मिलार्ड है, पीएम मिलार्ड ने दिया था। किसके लिए दिया था? अंगूर के अंतर्गत मर्दुरोमिल आसिता जो रोग हुआ था उसके कंट्रोल के लिए सबसे पहले बोर्डेक्स मिश्रण की खोज किसने की थी? पीएम मिलार्ड ने थी। उसमें क्या क्या होता है? तो कॉपर सल्फेट प्लस लाइम, लाइम में भी कौन सा? कैल्शियम ऑक्साइड वाला लाइम है, याद रखना कैल्शियम ऑक्साइड वाला लाइम है। और इसके बाद में वाटर, कंसंट्रेशन 4-4-50 या 5-5-50 यूज करते हैं। अगला आता है अमोनियम मोलिब्डेट। अमोनियम मोलिब्डेट में मोलिब्डेनम कितना होता है? बस ये याद रखना 52 से 54% मोलिब्डेनम होता है। बस एक होता है सोडियम मोलिब्डेट, सोडियम मोलिब्डेट जिसमें 39% क्या होता है? मोलिब्डेनम होता है। बस और कुछ भी याद नहीं रखना इनसे। अगला आता चिलेट माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि चिलेट क्या होता है। चिलेट क्या होता है? तो याद रखना चिलेट क्या होते हैं? कुछ ऐसे मटेरियल जो अपने चारों तरफ एक साइक्लिक फॉर्म में न्यूट्रिएंट को क्या करके पकड़ के रखते हैं, उसे क्या कहते हैं? चिलेट कहते हैं। चिलेट कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का। किससे लिया गया? चिलियन से लिया गया था, जिसका अर्थ क्या होता है? क्लो, पंजा। पंजा नहीं होता, इसका मतलब होता पंजा, यानी पकड़ के रखना होता है। यानी एक साइक्लिक फॉर्म में कोई भी मेटल अपने न्यूट्रिएंट को अपने चारों तरफ रखता है, उसे क्या कहते हैं? चिलेट कहते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट के चिलेट क्यों बनाए गए थे? ताकि इसकी सोल्युबिलिटी लंबे समय तक रहे, लंबे समय तक वो धीरे धीरे सोल्यूबल हो और प्लांट को अवेलेबल होता रहे। ठीक है। और किसका यूज किया जाता है चिलेट के लिए? ईडीटीवी, इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसिडिक एसिड, इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसिडिक एसिड इसकी फुल फॉर्म है। ये देखिए इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसिडिक एसिड होती है। ठीक है। जिंक ईडीटी में नाइट्रोजन जिंक कितना होता है? 12% होता। यदि आपको किसी में याद नहीं होता है तो ईडीटीएम में याद रखना 8 से 12 के बीच में लगा देना, बस 8 से 12। यदि किसी का भी आए, यदि आपको याद नहीं हो रहा है तो 8 से 12 के बीच में लिख दो। ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं अब इनकी वापस समरी। ये आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ताकि डायरेक्ट याद रख लेना कि कौन किसमें क्या होता है, बस ये याद कर लेना और कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है। तो ये अपना चैप्टर होता है कंप्लीट, जिसमें हमने पढ़ा डिफरेंट फर्टिलाइजर, उनकी फर्टिलाइजर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, उन सब के बारे में देखा। इसमें ज्यादा आपको याद नहीं रखना, डिटेल में ज्यादा याद करोगे तो होगा नहीं, कंफ्यूजन हो जाएगा। बस हर फर्टिलाइजर की 1 या 2 या 4 लाइनें कुछ स्पेसिफिक याद कर लो, बस इससे ज्यादा कुछ भी याद नहीं करना। थैंक यू। और यदि ये लेक्चर आप अपने दोस्तों को भी शेयर करना ताकि वो भी देख सके।